एक ऐसा अभिनेता जिसने अपने जीवन में सैकड़ों किरदार निभाए। कभी वह पुलिस अधिकारी बना, कभी सैनिक, कभी देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाला जवान, कभी आम आदमी की परेशानियों से लड़ता हुआ किरदार और कभी ऐसा हास्य कलाकार जिसकी केवल एक नज़र या एक संवाद पर पूरा सिनेमा घर हंस पड़ता था। लेकिन अक्षय कुमार की असली कहानी उनके पर्दे पर दिखने वाले किरदारों से कहीं ज्यादा कठिन है। आज जिस व्यक्ति को हिंदी सिनेमा के सबसे सफल और मेहनती सितारों में गिना जाता है, उसका जन्म किसी फिल्मी परिवार में नहीं हुआ था। उसके पास कोई बड़ा फिल्मी परिचय नहीं था। उसके परिवार का संबंध अभिनय की दुनिया से नहीं था। उसे शुरुआत में यह भी नहीं पता था कि वह अभिनेता बनेगा। उसके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उसे रसोई में काम करना पड़ा, लोगों को मार्शल कला सिखानी पड़ी और छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करना पड़ा। फिर वही व्यक्ति मुंबई पहुंचा और एक दिन उसने ऐसा नाम बना लिया कि लोग उसे उसके असली नाम से कम और उसके पर्दे के नाम से ज्यादा पहचानने लगे। यह कहानी है राजीव हरिओम भाटिया की, जिनकी दुनिया आज अक्षय कुमार के नाम से जानती है। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता हरिओम भाटिया और माता अरुणा भाटिया थे। उनके पिता सरकारी सेवा से जुड़े थे और परिवार का जीवन सामान्य मध्यम वर्गीय परिवेश में बीता। बाद में परिवार दिल्ली आ गया और अक्षय का बचपन दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से जुड़ी यादों में बीता। उन्होंने डॉन बॉस्को विद्यालय में पढ़ाई की। बचपन में अक्षय को पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में रुचि थी। उन्हें लड़ाई के दृश्यों और मार्शल कला में दिलचस्पी थी। यह वही रुचि थी जिसने आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का एक दिन हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल होगा। अक्षय ने मार्शल कला सीखने के लिए बैंकॉक जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने कठिन प्रशिक्षण लिया और अपने जीवन का एक ऐसा दौर देखा जिसमें चमक दमक नहीं थी, बल्कि मेहनत और संघर्ष था। बैंकॉक में उन्होंने भोजनालय में काम भी किया। ये अनुभव उनके लिए केवल रोजगार नहीं था। इससे उन्हें ये समझ आया कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए व्यक्ति को परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना पड़ता है। उनकी जीवनी संबंधी उपलब्ध जानकारी में बैंकॉक में मार्शल कला सीखने और भोजनालय में काम करने का उल्लेख मिलता है। भारत लौटने के बाद अक्षय ने मुंबई में मार्शल कला सिखाना शुरू किया। यहीं से उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक विद्यार्थी ने उन्हें सुझाव दिया कि उनके व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट को देखते हुए उन्हें मॉडलिंग में कोशिश करनी चाहिए। अक्षय ने कोशिश की और यही कोशिश उन्हें फिल्मी दुनिया के दरवाजे तक ले गई। उनके पास उस समय न कोई बड़ा नाम था, न कोई प्रसिद्ध परिवार और न ही अभिनय का लंबा अनुभव। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, अनुशासन। अक्षय के लिए फिल्मों में आना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन फिल्मों में जगह बनाए रखना उससे भी कठिन था। उन्होंने शुरुआती दौर में कई छोटे मोटे काम किए और फिर धीरे धीरे फिल्मों में अवसर मिलने लगे। उनकी पहली प्रमुख फिल्म के रूप में सौगंध का नाम लिया जाता है, जो 1991 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म से उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन वह सफलता नहीं मिली जिसकी एक नए अभिनेता को उम्मीद होती है। अक्षय ने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने ऐसी फिल्मों का चुनाव करना शुरू किया जिनमें उनकी मार्शल कला, शारीरिक क्षमता और पर्दे पर तेज तर्रार व्यक्तित्व का उपयोग किया जा सके। 1992 में खिलाड़ी आई। यहीं से अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी नाम जुड़ना शुरू हुआ। इसके बाद मिस्टर बॉन्ड और फिर खिलाड़ी श्रृंखला की फिल्मों ने उनके लिए एक अलग पहचान बना दी। अक्षय उस दौर में उन अभिनेताओं में शामिल हो गए जिन्हें पर्दे पर खतरनाक दृश्य करने से डर नहीं लगता था। उनके अभिनय का एक बड़ा हिस्सा उनके अपने शारीरिक प्रशिक्षण से जुड़ा था। यही कारण था कि उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में देखा जाने लगा जो पर्दे पर जोखिम भरे दृश्य स्वयं करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन केवल मारधाड़ वाली फिल्मों से लंबे समय तक टिकना आसान नहीं था। अक्षय को अपने अभिनय की सीमा बढ़ानी थी और अगले कुछ वर्षों में उन्होंने यही किया। 1994 में मोहरा और मैं खिलाड़ी 2 अनाड़ी जैसी फिल्मों ने अक्षय की लोकप्रियता को और बढ़ाया। मोहरा की सफलता ने उन्हें एक बड़े व्यावसायिक अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उनका व्यक्तित्व, उनका एक्शन और पर्दे पर उनकी ऊर्जा दर्शकों को पसंद आने लगी। इसके बाद खिलाड़ी श्रृंखला ने उनकी पहचान को मजबूत किया। लेकिन अक्षय की कहानी केवल एक्शन तक सीमित नहीं रही। उन्होंने रोमांस किया, हास्य किया, गंभीर भूमिकाएं निभाईं और समय के साथ उन्होंने अपने अभिनय का ऐसा विस्तार किया कि उनके लिए एक ही छवि तय करना मुश्किल हो गया। 90 के दशक के मध्य और अंत में अक्षय कई फिल्मों में दिखाई देते रहे।
कुछ फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ ने अपेक्षाओं के अनुसार सफलता नहीं पाई, लेकिन लगातार काम करने की उनकी आदत बनी रही। उनकी फिल्में लगातार आती रहीं और धीरे धीरे अक्षय ने खुद को उन कलाकारों में शामिल कर लिया जो एक वर्ष में कई फिल्मों में दिखाई दे सकते थे। फिर आया वह समय जब उनकी हास्य क्षमता सामने आई। साल 2000 में हेरा फेरी प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में अक्षय ने राजू का किरदार निभाया। राजू न तो कोई महान नायक था और न ही किसी बड़े उद्देश्य के लिए लड़ने वाला व्यक्ति। वह एक सामान्य, परेशान, लालची, मजाकिया और परिस्थितियों में फंसा हुआ युवक था। लेकिन अक्षय ने उस किरदार को जिस अंदाज में निभाया, वह हिंदी सिनेमा के हास्य इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हेरा फेरी ने अक्षय को यह साबित करने का अवसर दिया कि वह केवल एक्शन अभिनेता नहीं है। इसके बाद उन्होंने मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया और सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में हास्य का अलग अलग रूप दिखाया। इन फिल्मों ने उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष सामने रखा। गरम मसाला में उनका हास्य प्रदर्शन विशेष रूप से चर्चित हुआ और उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अब अक्षय कुमार के पास एक ऐसी पहचान थी जो बहुत कम अभिनेताओं के पास होती है। वह एक्शन कर सकते थे, वह रोमांस कर सकते थे, वह हास्य कर सकते थे और दर्शक उन्हें अलग अलग रूपों में स्वीकार कर रहे थे। अक्षय की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी कार्यशैली रही। वह लंबे समय तक सुबह जल्दी उठने, व्यायाम करने और अनुशासित जीवन जीने के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके करियर की गति भी असाधारण रही। जहां कई बड़े अभिनेता एक वर्ष में 1 या 2 फिल्मों पर ध्यान देते थे, वहीं अक्षय लगातार कई परियोजनाओं में काम करते रहे। इसका फायदा भी हुआ, वह लगातार दर्शकों के सामने बने रहे, लेकिन यही चीज बाद में उनके लिए समस्या भी बनी। इस कहानी में हम वहां आगे लौटेंगे। अभी उस समय की बात करें जब अक्षय अपने करियर के सबसे ऊंचे दौर में पहुंच रहे थे। अक्षय को समझ आ चुका था कि केवल मनोरंजन करने वाला सितारा बने रहना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें ऐसी भूमिकाएं भी करनी होंगी जिनसे दर्शक उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में देखें। नीरज पांडे की बेबी इसका एक उदाहरण बनी। साल 2015 में प्रदर्शित इस फिल्म में अक्षय ने एक खुफिया अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म ने उन्हें गंभीर, नियंत्रित और देश की सुरक्षा से जुड़े किरदार में प्रस्तुत किया। इसके बाद एयरलिफ्ट आई। साल 2016 में प्रदर्शित इस फिल्म में उन्होंने कुवैत में फंसे भारतीयों को बचाने की वास्तविक घटना से प्रेरित किरदार निभाया। फिल्म ने न केवल व्यावसायिक सफलता हासिल की, बल्कि अक्षय की छवि को भी एक नई दिशा दी। अब वह केवल खिलाड़ी कुमार नहीं थे, वह ऐसे अभिनेता के रूप में भी देखे जाने लगे थे जो सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर आधारित फिल्मों को मुख्यधारा के मनोरंजन के साथ जोड़ सकता है। उसी वर्ष रुस्तम भी आई। रुस्तम में उनके अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला। यह पुरस्कार उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण सम्मानों में से एक है। यहां तक पहुंचने में अक्षय को लगभग 2.5 दशक लग चुके थे, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद अक्षय ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया जिनका संबंध समाज से जुड़े विषयों से था। पैडमैन में मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य और स्वच्छता के विषय को सामने लाया गया। टॉयलेट एक प्रेम कथा में ग्रामीण स्वच्छता और शौचालय की समस्या को कहानी का हिस्सा बनाया गया। केसरी में ऐतिहासिक युद्ध की पृष्ठभूमि थी। मिशन मंगल में भारतीय अंतरिक्ष अभियान से जुड़ी कहानी दिखाई गई। गुड न्यूज में परिवार और गर्भधारण से जुड़ी संवेदनशील परिस्थिति को हास्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इन फिल्मों की वजह से अक्षय की एक और छवि बनी, एक ऐसा सितारा जो मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश करता है। यहां उनके करियर का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। 90 के दशक का खिलाड़ी, 2000 के दशक का हास्य अभिनेता और 2010 के दशक का सामाजिक विषयों वाला मुख्य धारा का अभिनेता। अक्षय लगातार बदल रहे थे, लेकिन उनका निजी जीवन भी उतना ही चर्चित रहा। अक्षय कुमार का प्रेम जीवन 90 के दशक में मनोरंजन पत्रिकाओं के लिए लगातार चर्चा का विषय रहा। उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया। लेकिन इन चर्चाओं में यह अंतर करना जरूरी है कि कौन सी बात स्वयं संबंधित लोगों ने स्वीकार की और कौन सी केवल मीडिया की अटकलें थीं। रवीना टंडन के साथ अक्षय का संबंध उन रिश्तों में से है जिसे दोनों पक्षों ने बाद के वर्षों में स्वीकार किया है। दोनों ने साथ काम किया और 90 के दशक में उनका रिश्ता चर्चा में रहा। दोनों की सगाई भी हुई थी, लेकिन यह रिश्ता विवाह तक नहीं पहुंच सका। बाद के वर्षों में रवीना ने अक्षय के साथ अपने पुराने संबंध को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने और दोस्ती बनाए रखने की बात कही। इसके बाद अक्षय का नाम शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़ा। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनके बीच संबंध की चर्चा भी सार्वजनिक रही। बाद में दोनों अलग हो गए।
उनके रिश्ते और संभावित विवाह को लेकर उस समय बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन इस संबंध से जुड़ी अनेक बातें मीडिया की अटकलों के रूप में सामने आई थीं, इसलिए उन्हें निश्चित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। फिर अक्षय के जीवन में ट्विंकल खन्ना आई। ट्विंकल खन्ना स्वयं फिल्मी परिवार से थी। वह अभिनेता राजेश खन्ना और अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं। अक्षय और ट्विंकल का रिश्ता धीरे धीरे विवाह तक पहुंचा। दोनों ने 14 जनवरी 2001 के आसपास विवाह किया था। उनके 2 बच्चे हैं। समय के साथ ट्विंकल ने अभिनय से दूरी बनाई और लेखन तथा अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। अक्षय और ट्विंकल की शादी ने अक्षय के निजी जीवन में एक स्थिरता लाई। उनका जीवन अब केवल फिल्मों और प्रेम संबंधों की खबरों तक सीमित नहीं रहा, लेकिन विवादों का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था। अक्षय कुमार का नाम कई बार विवादों से जुड़ा। उनमें सबसे अधिक चर्चित विवादों में से एक नागरिकता को लेकर था। अक्षय के पास लंबे समय तक कनाडा की नागरिकता थी और इसी कारण उन्हें सोशल मीडिया पर कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। इस विषय पर वर्षों तक बहस चलती रही। फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2023 को अक्षय ने भारतीय नागरिकता से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज साझा किए। उन्होंने बताया कि अब वह भारतीय नागरिक हैं। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कनाडा की नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिकता ग्रहण की। यह घटना उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ थी। एक अन्य बड़ा विवाद साल 2022 में सामने आया। अक्षय कुमार ने विमल इलायची के विज्ञापन में अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ काम किया। विज्ञापन सामने आने के बाद लोगों ने आलोचना की कि इस तरह का विज्ञापन तंबाकू उत्पादों के परोक्ष प्रचार जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है। आलोचना बढ़ने पर अक्षय ने 20 अप्रैल 2022 को सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और अगले दिन यह खबर व्यापक रूप से प्रकाशित हुई कि उन्होंने ब्रांड के साथ अपने दूत पद से पीछे हटने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में ब्रांड चुनते समय अधिक सावधानी बरतेंगे और विज्ञापन से मिलने वाली राशि को एक अच्छे उद्देश्य के लिए देने की बात कही। यह विवाद उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि अक्षय स्वयं पहले ऐसे उत्पादों के प्रचार से दूरी की बात कर चुके थे। इस घटना ने यह दिखाया कि बड़े सितारे की एक छोटी सी व्यावसायिक पसंद भी सार्वजनिक छवि पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं, अक्षय कुमार की कुल संपत्ति कितनी है? इसका कोई आधिकारिक सार्वजनिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मीडिया रिपोर्टों में अलग अलग अनुमान मिलते हैं। अप्रैल 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 2,700 करोड़ रुपए बताई थी। वहीं दूसरी रिपोर्टों में लगभग 2,500 करोड़ रुपए का अनुमान भी सामने आया है। इसलिए इसे निश्चित संपत्ति नहीं बल्कि मीडिया द्वारा लगाया गया अनुमान समझना चाहिए। अक्षय की कमाई केवल फिल्मों से नहीं आती। वह विज्ञापन करते हैं, फिल्म निर्माण से जुड़े हैं, व्यावसायिक निवेशों में उनकी भागीदारी रही है, उनका अपना वस्त्र ब्रांड भी है। उन्होंने खेल से जुड़े निवेश किए हैं और कृषि से जुड़े उपक्रमों से भी उनका नाम जुड़ा है। फोर्ब्स ने 2019 में उन्हें दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में चौथे स्थान पर रखा था। उस सूची में उनकी अनुमानित वार्षिक कमाई 6 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर बताई गई थी, जो उस समय उन्हें वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय अभिनेताओं में रखती थी। लेकिन अक्षय की संपत्ति की कहानी केवल बड़ी रकम की कहानी नहीं है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने करियर के शुरुआती वर्षों में पैसे के महत्व को बहुत करीब से देखा। वह स्वयं कई अवसरों पर बता चुके हैं कि मध्यम वर्गीय सोच उनके जीवन में आज भी बनी हुई है। साल 2025 में उन्होंने अपने पैसे और बचत के प्रति दृष्टिकोण पर बात करते हुए बताया था कि उनके भीतर आर्थिक सुरक्षा को लेकर बचपन से ही एक सोच रही है। अक्षय के जीवन में एक नहीं बल्कि कई निर्णायक मोड़ आए। पहला मोड़ था बैंकॉक जाना, दूसरा था मार्शल कला सीखना, तीसरा था मुंबई लौटकर उसे सिखाना, चौथा था मॉडलिंग के माध्यम से फिल्मों तक पहुंचना। लेकिन अभिनेता अक्षय कुमार के लिए सबसे बड़ा मोड़ शायद वह था जब उन्होंने समझा कि उन्हें एक ही छवि में कैद नहीं रहना है। अगर वह केवल एक्शन करते रहते तो शायद उनका करियर सीमित हो जाता। अगर वह केवल हास्य करते रहते तो शायद गंभीर अभिनेता के रूप में पहचान नहीं बना पाते। उन्होंने दोनों के बीच रास्ता बनाया, फिर सामाजिक विषयों की ओर गए, फिर देशभक्ति और वास्तविक घटनाओं पर आधारित कहानियों की ओर बढ़े और बाद में फिर हास्य और मनोरंजन वाली फिल्मों की ओर लौटे। यही बदलाव उन्हें लंबे समय तक टिकाए रखने की सबसे बड़ी वजहों में से एक रहा। लेकिन हर बड़े सितारे की तरह अक्षय का भी एक ऐसा दौर आया जब सफलता का पहिया धीमा पड़ता दिखाई दिया। साल 2020 के बाद हिंदी सिनेमा बदल चुका था।
महामारी ने दर्शकों की देखने की आदत बदल दी। सिनेमा घरों में जाने की आदत प्रभावित हुई। घर पर फिल्म देखने का चलन बढ़ा। दर्शक अब हर फिल्म के लिए सिनेमा घर जाने को तैयार नहीं थे। अक्षय ने भी बाद में इस बदलाव के बारे में बात की और कहा कि महामारी के बाद दर्शकों की आदत बदल गई है तथा लोग घर पर सामग्री देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। लेकिन अक्षय के लिए समस्या केवल महामारी नहीं थी। उनकी कई फिल्में लगातार दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही थीं। साल 2023 में सेल्फी और मिशन रानीगंज जैसी फिल्मों को अपेक्षित व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, जबकि ओह माय गॉड 2 की सफलता ने उन्हें राहत दी। साल 2024 में बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सरफिरा और खेल खेल में जैसी फिल्मों को भी बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यहीं से लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या अक्षय कुमार की लोकप्रियता खत्म हो रही है? क्या वह जरूरत से ज्यादा फिल्में कर रहे हैं? क्या दर्शक उनसे थक चुके हैं? क्या वह अपने पुराने सफल दौर को वापस ला पाएंगे? लेकिन इन सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अक्षय पूरी तरह गायब नहीं हुए थे। वह लगातार काम कर रहे थे और कुछ फिल्मों में उनका अभिनय अब भी चर्चा में था। अक्षय के करियर की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज कार्यशैली थी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती थी। एक वर्ष में बहुत सारी फिल्में करने का अर्थ यह है कि हर फिल्म को दर्शक उतनी विशेष घटना की तरह नहीं देखते। जब कोई अभिनेता सालों में एक फिल्म करता है तो दर्शकों में उत्सुकता अधिक बन सकती है। लेकिन यदि एक ही अभिनेता लगातार कई फिल्मों में दिखाई देता है तो उसके लिए हर बार नई कहानी और नई छवि बनाना जरूरी हो जाता है। अक्षय के साथ यही चुनौती सामने आई। उनके प्रशंसक अब केवल उनके नाम पर टिकट खरीदने के बजाय कहानी, प्रस्तुति और फिल्म की गुणवत्ता को अधिक महत्व देने लगे थे। यह परिवर्तन केवल अक्षय के साथ नहीं हुआ, पूरे हिंदी सिनेमा में दर्शकों की पसंद बदल रही थी। लेकिन क्योंकि अक्षय की फिल्में बहुत अधिक संख्या में आती थीं, इसलिए उनकी सफल और असफल फिल्मों का प्रभाव अधिक स्पष्ट दिखाई देता था। फिर साल 2025 आया। हाउसफुल 5 ने बड़े स्तर पर चर्चा पैदा की। यह फिल्म बड़े कलाकारों वाली हास्य श्रृंखला का हिस्सा थी और इसकी कहानी में हास्य के साथ रहस्य का तत्व भी जोड़ा गया था। इसके बाद जॉली LLB 3 आई। इस फिल्म ने अक्षय को एक ऐसी भूमिका में वापस लाया जिसमें हास्य और सामाजिक न्याय दोनों का मिश्रण था। यह दौर अक्षय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। वह अभी खत्म नहीं हुए थे। वह अभी भी ऐसी फिल्म खोज सकते थे जो दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचे। जुलाई 2026 तक अक्षय कुमार अब भी सक्रिय हैं। उनकी उम्र 60 वर्ष के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन वह लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। साल 2026 में भूत बंगला प्रदर्शित हुई और इसके बाद वेलकम टू द जंगल भी सिनेमा घरों तक पहुंची। वेलकम टू द जंगल ने उन्हें फिर से बड़े हास्य समूह के बीच खड़ा किया। फिल्म में सुनील शेट्टी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीवर और कई अन्य कलाकार शामिल थे। वेलकम टू द जंगल का सफर भी आसान नहीं था। फिल्म के निर्माण में देरी हुई और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। आखिरकार यह 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में पहुंची। शुरुआती दिनों में फिल्म ने दर्शकों की अच्छी संख्या खींची और जून के अंत तक इसके शुरुआती सप्ताहांत के आंकड़ों में मजबूत प्रदर्शन की खबरें सामने आईं। ये पूरी तरह से किसी पुराने दौर की वापसी का प्रमाण नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह जरूर बताता है कि अक्षय कुमार के नाम में अभी भी दर्शकों को आकर्षित करने की क्षमता मौजूद है। उनके आगे भी कई परियोजनाएं हैं। इस उम्र में भी उनका काम करने का तरीका बताता है कि उन्होंने अभी संन्यास लेने का फैसला नहीं किया है। जून 2026 में उन्होंने सेवानिवृत्ति के सवाल पर कहा था कि व्यक्ति को अंतिम समय तक सक्रिय रहना चाहिए। यह बात शायद उनके पूरे करियर को समझने की सबसे अच्छी कुंजी है। आज अक्षय कुमार मुंबई में अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहे हैं और फिल्मों में सक्रिय हैं। लेकिन उनके जीवन में एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने पुराने जीवन से दूरी नहीं बनाई। साल 2024 में उन्होंने बताया था कि वह आज भी अपने पुराने विद्यालय और उन जगहों पर जाते हैं जहां उन्होंने संघर्ष के दिन बिताए थे। उन्होंने यह भी बताया कि वह सुबह बहुत जल्दी अपने पुराने विद्यालय जाने और पुराने घरों को देखने जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आज करोड़ों की संपत्ति है, बड़े घर हैं, फिल्मों की दुनिया में दशकों का नाम है और देश के सबसे पहचाने जाने वाले अभिनेताओं में स्थान है, वह फिर भी अपने पुराने जीवन की गलियों को याद करता है। शायद यही कारण है कि अक्षय की कहानी केवल सफलता की कहानी नहीं है, ये परिवर्तन की कहानी है। अक्षय कुमार की विरासत को केवल उनकी फिल्मों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक्शन अभिनेता की पहचान को नई ऊंचाई दी, फिर हास्य अभिनेता के रूप में अपनी अलग जगह बनाई, फिर गंभीर और देशभक्ति से जुड़े किरदारों में दिखाई दिए।
फिर सामाजिक विषयों को लोकप्रिय मनोरंजन से जोड़ा और कई दशकों तक लगातार काम करते रहे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह है कि उन्होंने खुद को कई बार बदला। 90 के दशक में जो अक्षय कुमार दर्शकों के सामने आया था वह 2000 के दशक वाले अक्षय कुमार जैसा नहीं था। 2000 के दशक वाला अक्षय 2010 के दशक वाले अक्षय से अलग था और आज का अक्षय कुमार फिर एक अलग दौर में खड़ा है। उनकी फिल्मों की सफलता और असफलता पर बहस हो सकती है, उनके चुनावों पर सवाल उठ सकते हैं, उनकी कुछ फिल्मों की आलोचना की जा सकती है, उनके विवादों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन एक बात को नकारना कठिन है, उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है और फिल्म उद्योग में यह उपलब्धि बहुत कम कलाकारों को मिलती है। कभी अमृतसर में जन्मा एक बच्चा था, फिर वह दिल्ली की गलियों में बड़ा हुआ। उसने मार्शल कला सीखी, बैंकॉक में काम किया, मुंबई में मार्शल कला सिखाई, मॉडलिंग की, फिल्मों के छोटे अवसर खोजे, फिर कैमरे के सामने खड़ा हुआ। पहली फिल्म आई, सफलता देर से मिली, कभी लगातार फिल्में चली, कभी लगातार फिल्में नहीं चली, कभी लोगों ने उसे खिलाड़ी कहा, कभी हास्य अभिनेता, कभी देशभक्ति फिल्मों का चेहरा, कभी सामाजिक विषयों का अभिनेता, और कभी लोगों ने यह तक पूछ लिया कि क्या उसका समय खत्म हो गया है। लेकिन शायद अक्षय कुमार की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि उन्होंने कितनी फिल्में की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने गिरने के बाद भी चलना नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी हमें एक बात जरूर सिखाती है, सफलता हमेशा एक सी नहीं रहती। आज जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसके जीवन में भी कभी ऐसा समय था जब उसे अपने भविष्य का पता नहीं था, और आज जब उनके करियर पर सवाल उठते हैं तब भी वह काम कर रहे हैं। शायद इसलिए अक्षय कुमार की कहानी का असली नायक कोई फिल्मी किरदार नहीं है, वह राजीव भाटिया है। वह लड़का जिसने कभी बैंकॉक में काम किया था, वह युवक जिसने मुंबई में मार्शल कला सिखाई थी, वह अभिनेता जिसे शुरुआत में खुद को साबित करने के लिए बार बार मौके खोजने पड़े, और वही व्यक्ति आज भारतीय सिनेमा के सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले सितारों में शामिल है। शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है, हर बार जीतना नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद वापस खड़े होना। अगर आपको अक्षय कुमार का यह सफर पसंद आया हो तो टिप्पणी करके जरूर बताइए कि अगली कहानी किस अभिनेता पर होनी चाहिए। और अगर आप बॉलीवुड के सितारों की ऐसी ही गहराई से शोध की गई कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सदस्यता दीजिए, क्योंकि हर सितारे के चेहरे के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियां प्रसिद्ध होती हैं, कुछ विवादों में खो जाती हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद हमें एहसास होता है कि पर्दे पर दिखाई देने वाली सफलता के पीछे कितनी लंबी लड़ाई छिपी थी। अक्षय कुमार की कहानी भी ऐसी ही कहानी है, एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक में अपना नाम बनाने की कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने समय के साथ खुद को बदला, और शायद सबसे बढ़कर एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसने अभी तक खेलना छोड़ा नहीं है।